नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यूपी की इन खबरों को पूरा देखें और बताएं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को ठगने का काम कर रही है। आपकी राय आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कमेंट जरूर करें। वाराणसी में सफाई कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, वेतन और ड्यूटी घंटों को लेकर सड़कों पर फेंका कूड़ा। वाराणसी में सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि, समय पर भुगतान और बेहतर कार्य घंटों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कई सड़कों और चौराहों पर कूड़ा फेंककर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई, जिससे शहर के कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लंबे समय से कम वेतन, अधिक काम और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जापान ने थामी कमान तो पूर्वांचल के गन्ना उत्पादों में आने लगी जान। तकनीकी सहयोग ने दिए गाजीपुर में कारोबार को पंख। गाजीपुर में पावर क्रॉप्स फूड एंड एग्री प्राइवेट लिमिटेड ने जापानी तकनीक पर आधारित गुड़ खाद उत्पाद संयंत्र की शुरुआत कर दी है, जिससे क्षेत्र में गन्ना उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस आधुनिक संयंत्र में गुड़ से बने विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जो गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों के अनुसार होंगे। लव मैरिज से तलाक की पोस्ट तक सुर्खियों में रहा अपर्णा प्रतीक का रिश्ता। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का रिश्ता लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा है। दोनों ने कई वर्षों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद प्रेम विवाह किया था और अक्सर अपनी निजी जिंदगी तथा सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहे। इसी वर्ष जनवरी में उस समय हलचल मच गई जब प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर तलाक से जुड़ी पोस्ट साझा करते हुए रिश्ते में तनाव के संकेत दे दिए थे। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और पोस्ट कर ऑल इज वेल बताते हुए रिश्ते में सब कुछ सामान्य होने की जानकारी दी थी। अब प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद उनका और अपर्णा यादव का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में आ गया है और लोग उनके प्रेम विवाह से लेकर हालिया विवादों तक की घटनाओं को याद कर रहे हैं। यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। पेंशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक मिलेगी कई शानदार सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी सरल बना दिया है, ताकि अधिक से अधिक मजदूर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। नई व्यवस्था के तहत अब श्रमिक केवल आधार कार्ड और 90 दिन के कार्य अनुभव के प्रमाण के आधार पर आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिक सीधे सरकारी कल्याण योजनाओं से जुड़ पाएंगे। पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन, मुफ्त या रियायती इलाज, बच्चों की शिक्षा सहायता, मातृत्व लाभ और आर्थिक सहायता जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया को सरल बनाने का उद्देश्य उन मजदूरों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो दस्तावेजों और जटिल नियमों के कारण अब तक पंजीकरण नहीं करा पा रहे थे। इससे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। सीबीएसई 12वीं ने कानपुर की सोनाक्षी गोयल के 99.6% अंक। नीट पेपर लीक पर भड़की, कहा एजुकेशन सिस्टम फेल है। कानपुर की छात्रा सोनाक्षी गोयल ने सीबीएसई 12वीं की साइंस स्ट्रीम परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.6% अंक हासिल कर लिए हैं। अपनी इस बड़ी सफलता के बाद सोनाक्षी ने छात्रों पर बढ़ते हुए मानसिक दबाव और हाल के नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों का मनोबल तब टूटता है जब परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ती है। सोनाक्षी का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा बेहद जरूरी है, ताकि छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। उनकी सफलता के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर दिया गया उनका बयान भी अब चर्चाओं का विषय बन गया है। काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रवचन के दौरान मधुमक्खियों का आतंक, कार्यक्रम बीच में ही करना पड़ा समाप्त। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में आयोजित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गोरक्षा यात्रा के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रवचन कार्यक्रम के बीच अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद थे, जो अचानक हुए इस घटनाक्रम से घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की। मधुमक्खियों के हमले के कारण कई लोगों को हल्की चोटें भी आई, जबकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपना प्रवचन बीच में ही रोकना पड़ा। कुछ देर बाद स्थिति सामान्य होने पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई।
स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचा छात्र तो टीचर ने जड़ा थप्पड़। कानपुर में परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र स्थित एक स्कूल में कक्षा 6 के छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि छात्र माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचा था, जिस पर शिक्षिका ने नाराजगी जताते हुए उसे डांटा और कथित तौर पर पीट दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने स्कूल प्रशासन से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना है कि धार्मिक आस्था के प्रतीक को लेकर बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज हो गई है, जबकि स्कूल प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। वहीं पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं। बंगाल में असम मॉडल अपनाएगी भाजपा। सीएम शुवेंदु बोले, अवैध घुसपैठियों पर होगी सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के प्रमुख नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए असम की तर्ज पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी, सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ाने और सीमा पर तेजी से बाड़ लगाने पर जोर देते हुए कहा कि अवैध प्रवेश राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यदि प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो इसका असर कानून व्यवस्था और स्थानीय संसाधनों पर पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। उत्तर भारत में बारिश तूफान की चेतावनी तो राजस्थान एमपी में लू का अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि देश के कई हिस्सों में 18 मई तक लू और रात के समय भी अत्यधिक गर्मी की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दिन के तापमान के साथ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में 13 से 16 मई के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने इस दौरान तेज हवाएं चलने, बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। अब 4 सप्ताह पहले ही मिल जाएगी वेदर रिपोर्ट। मौसम विभाग ने लॉन्च की एआई आधारित 2 नई सर्विस। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों की मदद के लिए 2 नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिसका उद्देश्य खेती को अधिक वैज्ञानिक और जोखिम रहित बनाना है। इन सेवाओं के तहत किसानों को अब मौसम की अधिक सटीक और समय पर जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे बुआई, सिंचाई और फसल प्रबंधन से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खास बात यह है कि नई प्रणाली में 16 राज्यों के लिए 4 सप्ताह तक का मानसून पूर्वानुमान भी शामिल किया गया है, जिससे किसानों को बारिश की संभावित स्थिति का पहले से अंदाजा मिल सकेगा। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता कम होगी और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भी किसानों को सहायता मिलेगी। पीएम मोदी ने एसपीजी काफिले को आधा करने का दिया निर्देश। ईवी पर जोर, सरकारी विभागों के खर्चों पर चलेगी कैंची। नरेंद्र मोदी ने सरकारी खर्चों में कटौती और मितव्ययता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने काफिले के आकार को आधिकारिक रूप से आधा करने का निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इस कदम को प्रशासनिक खर्च कम करने और सरकारी संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नए निर्देश के तहत प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटाई जाएगी और सुरक्षा व प्रोटोकॉल व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से न केवल व्यय में कमी आएगी, बल्कि यह अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए भी मितव्ययता का उदाहरण पेश करेगी। पीएम मोदी की अपील का असर, यूपी एमपी में सीएम और मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती। नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए देशवासियों से अपील किए जाने के बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर कदम उठाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के काफिले में लगभग 50% तक कटौती करने का निर्णय लिया है, ताकि सरकारी ईंधन खर्च में कमी लाई जा सके। बताया जा रहा है कि इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर मितव्ययिता को बढ़ावा देना और ईंधन की खपत सुनिश्चित करना है। साथ ही इसे एक प्रतीकात्मक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे आम जनता को भी ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। अखिलेश यादव को कितना नुकसान पहुंचा सकता है राजकुमार भाटी का बयान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित रूप से ब्राह्मण समाज से जुड़ी एक आपत्तिजनक कहावत का उल्लेख किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से आपत्ति जताई जा रही है और इसे लेकर विरोध तेज हो गया है। मामले के तूल पकड़ने पर पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठा रहा है। इस विवाद को लेकर अखिलेश यादव की छवि और पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भी असर पड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं और स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
आगरा में यमुना का जलस्तर घटा, औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवर से नदी का पानी काला और जहरीला। यमुना नदी का पानी पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवरेज और नदी में कम पानी का प्रभाव बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जब नदी में ताजे पानी की मात्रा कम हो जाती है तो प्रदूषक तत्वों का असर और अधिक बढ़ जाता है, जिससे पानी की गुणवत्ता तेजी से खराब होने लगती है। कई बार यमुना के कुछ हिस्सों में जहरीला झाग भी देखने को मिला है, जिसे टॉक्सिक फॉर्म कहा जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, खासकर त्वचा और सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण नदी के किनारे की भौगोलिक स्थिति भी बदली है और अब यमुना शहर के मुख्य क्षेत्रों में थोड़ा दूर बहती दिखाई देती है। हालांकि अभी भी कई गाँव इसके किनारे बसे हुए हैं, जो इसके पानी पर अपनी आजीविका और दैनिक जरूरतों के लिए निर्भर हैं। नीट पेपर लीक नहीं हुआ, कराया गया, फूटा खानसर का गुस्सा, बोले छात्रों के भविष्य से कर रहे खिलवाड़। नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षक खानसर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इसे केवल पेपर लीक कहना सही नहीं होगा, बल्कि यह एक सुनियोजित तरीके से कराया गया अपराध है, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खानसर ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण यह समस्या खत्म हो नहीं पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मेहनती छात्रों की वर्षों की तैयारी इस तरह की गड़बड़ियों के कारण प्रभावित होती है, जिससे शिक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। आज बचाएंगे तो कल चलाएंगे, पीएम की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के समर्थन में उतरे जयपुरवासी। जयपुर में प्रधानमंत्री की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। शहर के कई नागरिकों ने आज बचाएंगे तो कल चलाएंगे जैसे संदेशों के साथ ईंधन संरक्षण का समर्थन किया है और इसे एक जरूरी कदम बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए पेट्रोल डीजल का समझदारी से उपयोग करना समय की मांग है। कई लोगों ने ये भी माना कि अगर सरकारी स्तर से लेकर आम जनता तक ईंधन बचत की आदत अपनाई जाए तो इससे न केवल आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। वहीं कुछ नागरिकों ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत की जाए ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके। कल हिमंता ने ली सीएम की शपथ, आज पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन शुरू। गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच के सामने हुई पेशी। हिमंता विश्व शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच यह दावा सामने आया है कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके अगले ही दिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, जिसके तहत उन्हें गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना पड़ा। हालांकि इस तरह की खबरों को लेकर अलग अलग दावे और राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मामले की जांच प्रक्रिया जारी है और संबंधित एजेंसियां तथ्यों की पुष्टि में जुटी हैं, जबकि इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।